पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की और यह कहा कि इससे आने वाले समय में टैक्स का बोझ कम होगा। इसी के तहत केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली में बड़े सुधार कुछ प्रस्तावित किए हैं। अब क्या ये सुधार होने वाले हैं, इसके तहत क्या बदलाव होने वाले हैं, उसी पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होने वाली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीएसटी 2025 के अंतर्गत जो प्रस्तावित सुधार हैं, अगर वो कार्य रूप में परिणत होते हैं तो उसके तहत क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। और इसी के माध्यम से जीएसटी एक बार फिर से चर्चा में है। जीएसटी और इससे संबंधित अवधारणाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी पक्षों को समझेंगे। आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात खबर की करेंगे तो केंद्र ने यह प्रस्ताव रखा है कि जीएसटी की दरों के जो स्लैब हैं, अभी तक सामान्य रूप से जो 4 मुख्य स्लैब थी, उन स्लैब को घटाकर 2 स्लैब में ही अब रखा जाएगा। कुछ अन्य विशेष प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। सभी पक्षों पर बात करेंगे, लेकिन मुख्य जो खबर है वो यही है कि जो स्लैब है उसमें 5% और 18% वाली जो स्लैब है वो ही अब रखी जाएगी और 2 अन्य जो स्लैब थी उनको अब हटा दिया जाएगा। तो इसी वजह से ये खबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, यानी कि जो 12% और 28% वाली जो टैक्स स्लैब थी वो पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव में ऐसा प्रोविजन किया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या और प्रोविजन है, उस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो क्या प्रस्तावित बदलाव हैं जो कि ये प्रस्ताव अगर कार्य रूप में हमको दिखाई देते हैं तो वो सामने आ सकते हैं। तो एक एक करके चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी जब स्पीच दे रहे थे, अपने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जीएसटी सुधारों की घोषणा, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पर टैक्स के बोझ को कम किया जाएगा और उसी के तहत यह अंदेशा था कि ये जो प्रस्ताव दिए गए हैं आने वाले समय में देखे जा सकेंगे और इसमें 12% और 28% की जो स्लैब है उसको हटा दिया जाएगा। अब कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिसको कि 40% का एक हाई रेट टैक्स का होगा, उसके अंतर्गत रखा जाएगा और कुछ पर 1% से कम पर विशेष दर लागू की जाएगी। ये प्रोविजन भी इसमें कहा गया है कि ये इसमें शामिल किया जाएगा। अब क्या है देखते हैं। तो जीएसटी स्लैब की संख्या घटाने का प्रस्ताव है। 5 और 18% के स्लैब रहेंगे, लेकिन 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से जो 12% स्लैब के 99% इसमें जितनी भी गुड्स आते हैं यानी सामान आते हैं वो 5% वाले में अब चले आएंगे और 28% स्लैब के 90% जो गुड्स होंगे, सामान होंगे, वो 18% स्लैब में चले आएंगे। अब इससे जीएसटी जो दर है, दरों के ऊपर कोई सेस भी नहीं लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें आने के बाद इसके ऊपर से कोई सेस लगा दिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि 12% के जो 99% सामान है वो 5% में चले आएंगे, 28% वाले 18% में चले आएंगे। यानी कि ये जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी और इस पर अतिरिक्त सेस भी नहीं लगाया जाएगा। फिलहाल यही प्रस्ताव है। अब देखिए, इसके अलावा कम रियायती दर यानी कि कंसेशनल रेट जो है वो 1% से कम, कुछ चुनिंदा वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर की कंसेशनल रेट भी लगाया जाएगा, उसको अलग श्रेणी में रखा जाएगा। वो वस्तुएं जो पहले 0 और 5% के बीच टैक्स में आती थी, जैसे सोना चांदी जो 3% में आता था, अब कंसेशनल रेट में आएगा 1% से कम वाले में। सेमी प्रेशियस स्टोन जो 0.25% लगता था वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा कुछ उच्च सिन रेट का मतलब कि जिन ऐसे वस्तु जो कि हानिकारक होती हैं, स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है, जिनको कि ये माना जाता है पापी वस्तुएं हैं, तो उनको जो सिन रेट है वो 40% कर दिया गया है। यानी कि अभी तक जो 28% वाले टैक्स स्लैब में आ रही थी उसमें 5 से 7 ऐसी वस्तुएं हैं। उदाहरण के तौर पर तंबाकू हो गया, आपका गुटखा हो गया, ये पहले 28% प्लस सेस इनके ऊपर लगता था। अब ये प्रस्ताव है, नया प्रस्ताव ये दिया गया है कि इसके ऊपर 40% सीधे सीधे टैक्स लगाया जाएगा और कोई सेस इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो व्हाइट गुड्स होती हैं, व्हाइट गुड्स क्या है, तो ऐसी वस्तुएं, व्हाइट गुड्स का मतलब ही होता है कि जो इस्तेमाल हमारे घरों में होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण जो कि होम अप्लायंसेस होती हैं, तो शुरू में इनका रंग सफेद होता था, इसी कारण को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। इनका नाम ही व्हाइट गुड्स पड़ गया है। तो व्हाइट गुड्स यानी घर में इस्तेमाल होने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उनको 28% से 18% के टैक्स स्लैब में लाया जाएगा। जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारा किस में आ जाएगा, 18% में। साथ ही साथ जो डेली यूज के आइटम हैं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, इसमें भी कमी संभावित है, ये भी प्रस्तावित किया गया है। अब जीएसटी यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में अगर ये प्रस्तावित जो हुआ है ये कार्य रूप में परिणत होगा तो जीएसटी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जीएसटी से आपके लिए सवाल बन सकते हैं।
तो जीएसटी पर एक नजर डालेंगे। देखिए जीएसटी की बात जो है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी अगर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अधिनियम के लागू होने के साथ ही जीएसटी अस्तित्व में आया, उसके लिए प्रयास पहले से चल रहे थे। अगर हम देखेंगे तो 2006-7 के बजट में ही ये कहा गया था कि 2010 तक जाते जाते 1 अप्रैल 2010 तक एक राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव यहां पर दे दिया गया था 2006-7 में ही। फिर इसमें एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से 2014 में संविधान में एक विधेयक लाया गया, 2014 में, जिसको कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से पेश किया गया। और बाद में यही विधेयक संशोधन अधिनियम जब बनता है तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में यह पारित होता है और फिर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाता है। तो ये इसका इतिहास है, इसको आप जान लेंगे। अब ये किस प्रकार का टैक्स है, तो देखिए टैक्स एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर जो कि आप डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट पे करते हैं, उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को आप डायरेक्ट नहीं देते हैं, लेकिन आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें आपका टैक्स उसमें ऑलरेडी है, यानी कि आप वो टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस दुकानदार से आप खरीद रहे हैं उस दुकानदार को जो भी कीमत आप अदा कर रहे हैं वो बीच वाला जो व्यापारी है उस टैक्स को अदा कर रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या कर रहे हैं, उस टैक्स को पे कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जीएसटी कैसा टैक्स है, उसकी प्रकृति क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। व्यापक का मतलब पहले जो एक ही चीज पर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स लगते थे, अब उसकी जगह उन सारी चीजों को एक जगह मिलाकर एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लगा दिया गया। तो व्यापक है, बहुचरणीय है, मल्टी स्टेज है, यानी कि कई चरणों में ये लगता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग किसी की हो रही है तो मैन्युफैक्चरर, उसका होलसेलर, फिर उसका रिटेलर, फिर कंज्यूमर, तो हर चरण पे ये लगता है। हालांकि जीएसटी हर चरण पर लगता है, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, आईटीसी होता है, उसकी वजह से दोहरा कर यानी डबल टैक्स नहीं लगता है। लेकिन फिलहाल मल्टी स्टेज ये टैक्स होता है, गंतव्य आधारित होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड कर होता है। साथ साथ जो निर्माता है, मैन्युफैक्चरर से लेकर उपभोक्ता कंज्यूमर तक वस्तु और सेवा की सप्लाई पर यह लगता है। इसके प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार भी आप देख लीजिए। तो प्रकार सीजीएसटी यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाती है उसको सीजीएसटी कहते हैं। उसी तरह से राज्य सरकार के द्वारा एसजीएसटी और इसी तरह से आईजीएसटी जो अंतरराष्ट्रीय जो इंटर स्टेट सेल पर लगाया जाता है। इसी प्रकार एक यूटीजीएसटी भी होता है, यानी कि उन संघ शासित प्रदेशों के लिए एसजीएसटी के ही बराबर ये कर होता है जिनके पास अपना विधानमंडल नहीं होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बात आती है जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल के विषय में, क्योंकि जीएसटी परिषद भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, ये जो परिवर्तन किया जा रहा है, इस परिवर्तन के पीछे का उद्देश्य क्या बताया जा रहा है, इससे लाभ क्या होगा। ये कहा जा रहा है कि इस परिवर्तन से, इस टैक्स स्लैब को समाप्त करने से सबसे पहला तो ये आम आदमी जो है उसके ऊपर टैक्स का बोझ घटेगा, क्योंकि अभी तक कुछ चीजों के ऊपर वो 28% दे रहा था, वो 18% में आ जाएंगी। साथ साथ जो 12% टैक्स दे रहा था उसको भी कम किया जा रहा है। तो इससे आम आदमी के ऊपर जो टैक्स का बोझ है तो वो कम होगा। साथ ही साथ टैक्स का बोझ कम होने से क्या होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, मान लीजिए आप कोई फ्रिज खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। एक फ्रिज की कीमत मान लीजिए 20,000 रुपए है और पहले उस पर आप 28% जीएसटी दे रहे थे, यानी कि 5,600 रुपए आप क्या कर रहे थे, उस पर जीएसटी पे कर रहे थे। तो उसकी कुल कीमत कितनी हो जा रही थी, 25,600 रुपए। अब वो 18% के टैक्स स्लैब में आ जाएगा। तो जब 18% के टैक्स स्लैब में आ जाएगा तो 3,600 रुपए ही आपको उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि उसकी कीमत 23,600 रुपए हो गई। तो इस तरह से पहले की तुलना में उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो ये जरूर आपको पहले देखने में लगेगा कि उसकी कीमत कम हो रही है तो सरकार को रेवेन्यू का घाटा होगा। लेकिन ये भी तो आप सोचिए कि कोई चीज जब सस्ती होगी तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, यानी कि जो यूनिट आप मान लीजिए पहले 100 यूनिट बेच रहे हैं, हो सकता है अब उसको बेचने में आप 150 यूनिट बेचें। तो टोटल टैक्स कलेक्शन जो होगा उस टैक्स के दायरे में, उसका बेस हम कह सकते हैं, उसका आधार हम कह सकते हैं कि वो चौड़ा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो टैक्स चोरी है उस पर भी कंट्रोल होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कर के दायरे में आएंगे। टैक्स जो घटाने की वजह से, कम दर की वजह से एक सरल ढांचा डेवलप होगा तो उसका अनुपालन करना आसान होगा। टैक्स जो नेट होता है यानी कि बेस जो होता है वो चौड़ा हो जाएगा, यानी ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस प्रणाली में हम कह सकते हैं जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू दीर्घकालिक रूप से सकारात्मक उस पर असर पड़ेगा। शुरुआत में ये जरूर लगेगा कि उसमें रेवेन्यू में हमको गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित होते रहेंगे, यूनिट्स की बिक्री ज्यादा होगी, तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि एक लंबे टाइम के बाद आपको रेवेन्यू में भी फायदा दिखाई देगा। तो वॉल्यूम बढ़ने से वर्ष के अंत तक ये उम्मीद की जा रही है कि इससे रिकवरी होने की उम्मीद है। अब देखिए जो 28% की टैक्स स्लैब है
उसमें 11% राजस्व हमको मिलता है, यानी भारत सरकार को 11% उससे राजस्व मिलता है, और 12% की जो टैक्स स्लैब है उससे 5% मिलता है। उसी तरह से जो 5% की टैक्स स्लैब है उससे 7% मिलता है, और जो 18% की टैक्स स्लैब है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा योगदान 18% की टैक्स स्लैब का वर्तमान में है। लगभग 67% जो योगदान है वो 18% वाली स्लैब में है, मतलब उसमें जो वस्तुएं हैं वो सबसे ज्यादा है, उसी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। अब 11.6% इस बदलाव से ये माना जा रहा है, आरबीआई का यह अनुमान है कि औसत जीएसटी दर कितनी है, तो 11.6% है। अब इस बदलाव से ये जरूर माना जा रहा है कि शुरुआत में ये घट सकती है, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद, एक लंबे समय के बाद इस स्लैब में इसका बेस चौड़ा होने की वजह से जो बिक्री है वो बढ़ेगी और टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और इस कर संरचना जो है वो आसान जब होगी तो इसका अनुपालन आसान होगा, तो इसका लॉन्ग टर्म में फायदा दिखाई देगा। फिलहाल ये इसके फायदे हैं। अब जीएसटी परिषद पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, जीएसटी परिषद की जब बात होगी, यानी जीएसटी काउंसिल की, तो ये कैसा निकाय है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कैसे है? तो अनुच्छेद 279A, इसमें राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है, और भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर सिफारिश करना इसका काम है। इसकी संरचना की बात कर लें तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय राजस्व एवं वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री या कराधान मंत्री या नामित मंत्री इसमें इसकी संरचना में शामिल होते हैं। अब जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी वस्तु आएगी, कौन कौन सी इसमें वस्तु और सेवाएं आएंगी, उसको तय करना इस काउंसिल का काम होता है। इसके अलावा किन वस्तु सेवा पर जीएसटी से छूट मिलेगी, ये भी ये परिषद तय करेगी। मॉडल जीएसटी कानून क्या होना चाहिए, उस पर अगर सुझाव देने की बात आएगी तो जीएसटी का काउंसिल सुझाव देगी। प्राकृतिक आपदा मान लीजिए कहीं पर आ गई, तो वहां पर आपको नेचुरल अगर कैलामिटी हो गई तो अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष स्पेशल रेट की अगर सिफारिश करनी होगी तो जीएसटी काउंसिल करेगी। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान अगर करना होगा, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट करना होगा, तो भी जीएसटी काउंसिल का ये काम होगा। तो इत्यादि इसी तरह के काम करने के लिए जीएसटी काउंसिल जिम्मेदार है। अब जीएसटी काउंसिल कैसे काम करेगी? तो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। अब बैठक में न्यूनतम सदस्यों की संख्या तय की गई है, कोरम तय किया गया, उसकी गणपूर्ति तय की गई है कि न्यूनतम 50% लोगों का उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, तभी जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है उसका कोई मतलब निकलेगा। अगर 50% लोग नहीं है तो जीएसटी काउंसिल की वो बैठक गणपूर्ति उसकी नहीं है, यानी कि 50% लोग का कोरम है, उतने तो लोग उस बैठक में होने ही चाहिए। साथ ही जो लोग उपस्थित हैं और मत देने वाले लोगों का 3/4 अगर बहुमत होगा तो जीएसटी काउंसिल का कोई भी जो प्रस्ताव है वो पारित माना जाएगा। यानी कि किसी भी निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 3/4 बहुमत, यानी कि 3/4 मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इस काउंसिल के माध्यम से, इसकी बैठक के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को पारित मान लिया जाएगा, अगर इतना बहुमत होगा तो। इसके सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय जीएसटी परिषद का प्रबंधन करता है, और पूरा खर्च इसका जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसका पदेन सचिव कौन होता है? तो इसका पदेन सचिव भारत के राजस्व सचिव जो होते हैं वो इसके पदेन सचिव होते हैं, और इस परिषद का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये जीएसटी परिषद और जीएसटी से संबंधित कुछ मूलभूत आपके लिए सूचना थी, मूलभूत कुछ तथ्य थे, वस्तुनिष्ठ आपके जो प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो परिवर्तन थे वो आपको बताए गए। अब बारी अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आप इस पर आपके ऊपर जिम्मेदारी इसकी छोड़ते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। एक प्रश्न और छोड़ते हैं इस प्रश्न के साथ साथ, वो ऑप्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। क्या ऐसा भी है कि इनमें से कोई सही नहीं है? अगर ऐसा भी पॉसिबल है तो वो भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।